वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। और एक बार फिर से आप सभी का स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपके एग्जाम आ चुके हैं, आने ही वाले, ठीक है, कुछ ही दिनों में एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। तो देखते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं हम कुछ क्वेश्चन की, और उनके साथ थोड़ा सा रिविजन करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं सामने आपके CDP के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि PYQs है। डेफिनेटली यहाँ से हम कुछ कॉन्सेप्ट को वापस से रिविजन करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा फास्ट ट्रैक रिविजन होगा, ताकि आप लोगों को एक बार और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है हमारे CDP के, उनका आप लोगों को अच्छे से आइडिया लग जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन से। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो है वो दे रखा है, विच पीरियड मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। यानी कि कौन सा ऐसा पीरियड है जिसमें बच्चा जो है वो टर्न करता है, कहाँ से, चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ। तो वो जो ट्रांजिशन पीरियड है उसको क्या कहा जाता है यहाँ पे, यानी कि बचपन से वयस्कता में परिवर्तन का काल क्या कहा जाता है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, क्या दे रखा है, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, प्री ऑपरेशनल पीरियड या अडोलसेंस। ठीक है, यानी कि जब अब बच्चा जो है वो कहाँ से, एक चाइल्ड से कहाँ की तरफ टर्न करता है, अडल्टहुड की तरफ। ठीक है, तो चाइल्ड से अडल्ट की तरफ जब बच्चा क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा, परिवर्तन होगा बच्चे का बचपन से किसमें, किशोरावस्था की तरफ या वयस्कता की तरफ, सॉरी। तो उस समय के परिवर्तन को, उस परिवर्तन का जो समय है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कुछ नहीं कहा जाता है। बेसिकली उसके लिए आप लोगों को एक वर्ड याद रखना है, चाइल्ड और अडल्टहुड के बीच का काल जो होता है वो आपका अडोलसेंस का काल होता है। कौन सा काल होता है गाइस, अडोलसेंस बोले तो किशोरावस्था। तो किशोरावस्था जो है, यानी कि जो टीनेजर है, वो बच्चे न तो बचपन में होते पूरी तरह से, नहीं पूरी तरह से वयस्क होते हैं। ठीक है, वो बीच की अवस्था होती है, इसे सेतु अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पता होना चाहिए। चाइल्डहुड है ना, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड है ना, मिडिल चाइल्डहुड, अडल्टहुड, अडोलसेंस, ये सारी चीजें हमको पता करना है। इसलिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे की साइड जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या होगा, यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा अडोलसेंस, यानी कि किशोरावस्था। किशोरावस्था वो समय होता है जब बच्चा बचपन से वयस्कता की तरफ ट्रांजिशन करता है, परिवर्तन करता है। ठीक है, चलिए ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका स्क्रीन पे, क्या बोल रहा है, Which of the following would require use of gross motor skills? अब gross motor skills यानी कि जो कि आपके फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है, वहां से बार बार प्रश्न आते हैं। ठीक है, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से रटी हुई होना चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ग्रोस मोटर डेवलपमेंट क्या होता है और आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट की जब हम लोग बात करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बहुत सारी क्लासेस में इसके बारे में बताया है। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में जब बात होगी तो हमारे बॉडी की बड़ी मसल्स का यूज करके जब हम कुछ शरीर से रिलेटेड कुछ मूवमेंट करते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ क्रियाएं करते हैं बड़ी मसल्स का यूज करके, देन इट्स को हम बोलते हैं ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। कैसे, जैसे आपका चलना, दौड़ना, भागना, कूदना, ठीक है, स्विम करना, जहाँ पे आपकी कंपैरेटिवली बिग मसल्स का यूज किया जाता है, वो होता है ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। वेयर इज फाइन मोटर डेवलपमेंट में जब हम स्मॉल मसल्स का यूज करते हैं, स्मॉल मसल्स का यूज करके अगर कोई काम कर रहे हैं, तो उसको हम कौन सा डेवलपमेंट बोलते हैं, उसको फाइन मोटर डेवलपमेंट या सूक्ष्म गतिक विकास कहते हैं। सूक्ष्म गतिक विकास के उदाहरण क्या क्या हो सकता है, जैसे लिखना, पेंटिंग करना, है ना, कैंची की सहायता से पेपर को कट करना, ये सारे के सारे आपके फाइन मोटर डेवलपमेंट के उदाहरण है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ आई तो प्रश्न नंबर 2 आप लोगों से बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विच रिक्वायर यूज ऑफ ग्रोस मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल्स में क्या क्या यूज होगा, क्या चीज है, ठीक है, बताइए। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट है, यानी कि बिग मसल्स का यूज होगा। कौन सी मसल्स का, बिग मसल्स का। ठीक है, बताइए बड़ी मसल्स का यूज हम कहाँ करते हैं, पेंटिंग करने में, कटिंग करने में, थ्रेडिंग करने में, या वॉक एंड रन करने में। यानी कि
आपको ब्रश से पेपर पेंटिंग करना है या पेपर के टुकड़े काटना है, सुई में धागा डालना है, चलना और दौड़ना है। इसमें ग्रोस मोटर डेवलपमेंट का एग्जाम्पल कौन सा होगा? तो यहाँ पे ग्रोस मोटर डेवलपमेंट का क्लियरली एग्जाम्पल होगा चलना और दौड़ना। तो वॉकिंग एंड रनिंग जो है वो आप लोगों का क्या होगा? वो आप लोगों का ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होगा। बाकी के 3 उदाहरण जो है वो फाइन मोटर डेवलपमेंट के उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि जो आपका समाजीकरण होता है उसकी प्राथमिक इकाई क्या होता है? सोशलाइजेशन क्या होता है? सोशलाइजेशन जब बच्चा लोगों के साथ में अपने बात को बोलना, अपनी बात को समझाना या इंटरेक्ट करना शुरू करता है, वो प्रक्रिया सामाजिकरण की होती है। और सामाजिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू होती है बच्चे के घर से। ठीक है, बच्चे के घर से, घर में भी किससे? पहले उसके पेरेंट्स के साथ में। ठीक है, तो जो फैमिली है वो आपकी क्या है? प्राइमरी एजेंट है। ठीक है, कौन सी एजेंट होती है? प्राथमिक एजेंट। यानी कि सबसे पहले सोशलाइजेशन का सक्रिय भूमिका कौन निभाता है बच्चे के जीवन में? वो बनाते हैं उसकी फैमिली। तो प्राथमिक एजेंट जो है हमेशा याद रखिएगा वो कौन होता है? उसकी फैमिली। वेयर द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी जो एजेंसीज है, सेकेंडरी एजेंसीज में आप लोग याद रखिएगा क्या चीजें आ जाती है? सेकेंडरी एजेंसीज में आप लोगों के आ जाएगा स्कूल, टीचर, है ना, लाइब्रेरी, रेलवे स्टेशन, क्लब्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें जो है ये सेकेंडरी एजेंट या सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कहलाती है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन आप लोगों का क्या हो जाएगा? फैमिली। फैमिली क्या आपकी प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, यानी कि समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन है? परिवार है। स्कूल, दोस्त, मीडिया, ये सब कैसे है? सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, याद रहेंगे ये सब सेकेंडरी एजेंट्स हैं। डन? ओके, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। तो जब आप लोग आगे बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, द बिलीव दैट फिजिकल ऑब्जेक्ट सच एज डोल्स, कार्स एटसेट्रा हैव लाइफ लाइक क्वालिटीज। ठीक है, यानी कि ये विश्वास की जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है जैसे गुड़ियाँ, कार एटसेट्रा हैव लाइफ लाइक क्वालिटीज, इनमें लाइफ लाइक क्वालिटीज होती है, यानी कि इसमें जीवन होता है। गुड़िया में, है ना, जब बच्चा खेलता है किसी डॉल के साथ में, किसी टॉय के साथ में, तो बच्चे को लगता है कि यार ये सब भी लाइवली बींग्स है, यानी कि ये सब भी सजीव वस्तुएं हैं। ठीक है, इनमें भी जीवन है। ठीक है, तो इस चीज को क्या कहा जाता है ये बताना है। ठीक है, तो ये मान्यता की भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार सजीव गुण होते हैं, ये क्या कहलाती है तो बताना है। अच्छा, ये कहाँ से क्वेश्चन है गाइस? ये आपका पियाजे की थ्योरी है। अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी को बहुत अच्छे से करा हुआ होगा तो आप लोगों को ये बात समझ आ जाएगी कि इसमें क्या उत्तर आने वाला है। याद रखिएगा, जीन पियाजे से आपके एग्जाम में 110% क्वेश्चन आएंगे और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, ये बात मान के चलिएगा। तो जीन पियाजे हम लोगों को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि वो गुण जब है ना, आप बच्चा जो है वो निर्जीव वस्तु में सजीवता के गुण देखता है, वो उसकी कौन सी स्टेज में आता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे? तो सबसे पहले इस घटना को, इस फिनोमेना को कहा जाता है आपका एनिमिस्टिक थिंकिंग, यानी कि जीववादी सोच। क्या कहला जाती है? एनिमिस्टिक थिंकिंग। एनिमिस्टिक थिंकिंग या जीववादी सोच वो सोच होती है जब बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है या सोचता है कि इनमें भी जीवन है। ठीक है, क्लियर? अब ये कौन से स्टेज में आता है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग? ये बच्चे की, जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कितनी स्टेजेस है गाइस? 4। एक हो गई आपकी सेंसरी मोटर। ठीक है, जहां पे बच्चे में कौन सा गुण आता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि वस्तु स्थायित्व का गुण आता है। सबसे पहले सेंसरी मोटर, ये पहली उम्र है। यहाँ पे बच्चे की उम्र, यहाँ पे क्या आता है बच्चे के अंदर? ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि वस्तु स्थायित्व का गुण आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस नंबर 1। इसमें बच्चे की एज कितनी होती है? 0 से 2 साल। वेर एज जब दूसरी स्टेज में आएगा बच्चा तो आएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। दूसरी स्टेज कौन सी होती है गाइस? प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे की उम्र कितनी होती है? 6 से लगा करके
2 से लगा के 6 साल तक की कितनी उम्र होती है? 2 से लगा करके 6 वर्ष की आयु होती है बच्चे की यहाँ पे। और यहाँ पे बच्चे में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं? तो यहाँ पे बच्चे में एक तो सिंबॉलिक थिंकिंग डेवलप होती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और सिंबॉलिक थिंकिंग के साथ साथ इसमें और क्या डेवलप होता है गाइस? यहाँ पे आप लोगों को ये भी याद रखना है, यहाँ पे एनिमिज्म बच्चे के अंदर डेवलप होता है, जहाँ पे बच्चा निर्जीव वस्तु को सजीव समझता है, ठीक है। एनिमिज्म यानी कि जीववाद होता है। यहीं पे बच्चे में सेंट्रेशन का गुण आता है। सेंट्रेशन का मतलब क्या होगा गाइस? सेंट्रेशन का मतलब होता है बच्चा एक समय में एक ही चीज पे ध्यान देगा, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाता। अगर बच्चा फोन में कुछ चीज देख रहा है तो उसका पूरा का पूरा ध्यान एक ही चीज पे, आसपास क्या हो रहा है उसको पता नहीं होगा। खाना खा रहा है तो सिर्फ खाने पे ध्यान है, बाकी चीजों पे उसका ध्यान नहीं है। तो इस तरह से सेंट्रेशन की क्वालिटी, एनिमिज्म, सिंबॉलिक थिंकिंग, ये सब यहाँ पे डेवलप होती है। याद रखना, यहाँ पे किसी भी प्रकार की लॉजिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर डेवलप नहीं होती। ना तो यहाँ पे मॉरल वैल्यूज बच्चे के अंदर आती है, ना ही यहाँ पर बच्चे के अंदर आपकी क्या आती है? लॉजिक, ठीक है। तो मॉरल और लॉजिक्स दोनों ही यहाँ पे डेवलप नहीं होते हैं बच्चे के अंदर। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे मॉरल एंड लॉजिक जो है वो बच्चे के अंदर डेवलप नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को याद रखना मस्ट है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे होपफुली आप लोगों को ये समझ आया होगा। तीसरी और चौथी स्टेज भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तीसरी स्टेज जो होती है हम लोगों की, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। तो थर्ड स्टेज जो होती है आपकी जीन पियाजे की, वो होती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल पहले कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आएगी, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कौन सी स्टेज होती है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जहां पे बच्चे की उम्र कितनी होती है? जहां पे बच्चे की उम्र होती है आपकी 6 से लगा करके कितने साल? 6 से लगा करके बताइए कितने साल होगी? 6 से लगा करके 11 साल। 6 से लगा के 11 साल तक की उम्र जो है वो बच्चे की कौन सी होती है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की होगी। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे बच्चे में थोड़ा लॉजिक डेवलप करना आ जाता है। बच्चा तर्क दे करके अपनी बात कर सकता है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है बच्चे में, कंजर्वेशन आ जाता है बच्चे के अंदर, सीरियशन आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें, बच्चों को कैटेगराइजेशन करना आ जाता है, चीजों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना आ जाता है। तो इस तरह से कुछ बेसिक लॉजिक जो है वो बच्चा लगाना सीख जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बच्चे के अंदर क्या डेवलप होता है? लॉजिक डेवलप होता है। यहाँ पे बच्चे के अंदर कंजर्वेशन आ जाता है, यानी कि बच्चा जो है वो वस्तु यानी कि क्वांटिटी और फॉर्म जो होता है, क्वांटिटी और फॉर्म में डिफरेंशिएट करना सीख जाता है, जो कि आपका प्री ऑपरेशनल में नहीं होता है, ठीक है। अगर बड़ा ग्लास है और एक छोटा ग्लास है और दोनों में सेम अमाउंट में वाटर है, तो बच्चा जो है वो बोल देगा कि भाई बड़े ग्लास में भी सेम वाटर है, छोटे ग्लास में भी सेम वाटर है, क्योंकि इनकी क्वांटिटी समान। तो इस तरह से क्वांटिटी को उसके रूप से जिसमें वो रखी है उसे अलग करना बच्चा यहाँ पे सीख जाता है। इसको संरक्षण या कंजर्वेशन कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बच्चा 3 चीजें और सीखता है। यहाँ पे बच्चा कंजर्वेशन के अलावा सीरिएशन सीख जाता है, यानी कि चीजों को क्रम में जमाना सीख जाता है ना, जैसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। सीरिएशन सीख जाता है यहाँ पे बच्चा एक और चीज क्या सीख जाता है गाइस? यहाँ पे बच्चा सीरिएशन के अलावा जो एक और चीज सीखता है वो होता है आपका कैटेगराइजेशन। क्या सीख जाता है यहाँ पे? कैटेगराइजेशन, ठीक है। यानी कि चीजों को कैटेगराइज करना, मेल को अलग कर देना, फीमेल को अलग कर देना, इस तरीके से कैटेगरी में डिवाइड करना भी सीख जाता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आपकी है फोर्थ स्टेज, तो फोर्थ स्टेज होगी गाइज, वो आप लोगों को याद रखना है। फोर्थ स्टेज जो होगी वो होगी आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल। और ये कौन से कहाँ तक की उम्र है? तो 11 साल से लगा करके बियॉन्ड की लाइफ जो है वो आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल की होती है। और यहाँ पे बच्चे के अंदर अमूर्त चिंतन जागृत होता है, यानी कि बच्चा एब्स्ट्रैक्टली सोच पाता है, और न केवल एब्स्ट्रैक्टली सोच पाता है बल्कि बच्चा यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना भी सीखता है, और डिडक्टिव रीजनिंग जो है यानी कि निगमनात्मक तर्क करना भी बच्चा यहाँ पे सीख जाता है। तो होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जीन पियाजे में आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइज, यहाँ से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। विच इज 4-year-old रिया कैन नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द हाइट एंड विड्थ ऑफ द 2 breakers at the same time while pouring the same amount of water into tall and wide breakers।
बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया है, जीन पियाजे की थ्योरी से प्रश्न है, ठीक है। जरा थोड़ा सा मैं आपको अगर वो दूं, है ना, टाइम दूं, तो आप बताइए कि इसका क्या आंसर आएगा, बताइए, जल्दी से बताइए गाइस। देखिए बोलना क्या चाह रही है, देखिए सुनिएगा। एक 4 years old Ria cannot take into consideration the height and width of the two breakers at the same time while gathering the same amount of water into tall and two एंड वाइट ब्रेकर। यानी कि 4 वर्षीय रिया है, वो लंबे और चौड़े दो बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक समय में ध्यान नहीं रख पाती है। यानी कि एक टाइम में दो चीजों पर ध्यान देने में असमर्थता, जिसको हमने क्या बताया था अभी, क्या बताया था, सेंट्रेशन, केंद्रीकरण बताया था ना आप लोगों को, कि सेंट्रेशन या केंद्रीकरण में बच्चा एक समय पे एक ही काम पे ध्यान दे पाएगा, दूसरे काम पर ध्यान नहीं दे पाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया असर्शन, ठीक है, यानी कि आपका अभिकथन। और कारण क्या दे रखा है वो देखेंगे। रिया एट प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज पर जीन पियाजे, ठीक है, यानी कि जीन पियाजे के अनुसार जो रिया है वो अभी कौन से स्तर पे है, कौन से स्टेज में है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो डेफिनेटली ये दोनों ही बातें सही हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सेंट्रेशन। सेंट्रेशन जो है वो कौन सी स्टेज में आता है, अभी जस्ट आपको बताया, केंद्रीकरण प्री ऑपरेशनल स्टेज में आने वाला एक कैरेक्टर है जो बच्चों के अंदर आता है, ठीक है। क्लियर, होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। सेंट्रेशन का होता है प्री ऑपरेशनल में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ना कि वो एक टाइम पे दो चीजों पे ध्यान नहीं दे पा रही, क्योंकि वो जीन पियाजे के अनुसार कौन सी स्थिति में, पूर्व संक्रियात्मक स्थिति में। तो डेफिनेटली दोनों ही बात सही है, और जो आर है वो ए को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे। गिविंग क्यूज एंड ऑफरिंग सपोर्ट टू चिल्ड्रन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। क्या बोलना चाह रहा है, संकेतों और अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है, ये बताना है, ठीक है। क्लियर, क्या हम इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं, क्या हम इसको रिइंफोर्समेंट कहते हैं, क्या हम इसको कंडीशनिंग कहते हैं, या हम इसको क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, बताइए क्या होगा इसका, ठीक है। पाड़ हिंदी में है ना, पाड़ बोलते हैं पुनर्बंधन, अनुबंधन, संज्ञानात्मक दंड। क्लियर, चलिए बताएंगे हम सभी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए एक बात आप लोगों को याद रखनी है हमेशा कि जब हम ऑफर करते हैं सपोर्ट बच्चों को, ठीक है, क्लियर, जब हम ऑफर करते हैं बच्चों को सपोर्ट, जब उनको जरूरत होती है, तो वो जो है वो आपका लेव वाइगोस्की का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वाइगोस्की की जो थ्योरी है, थोड़ा सा मैं इससे अलग समझाना चाहूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो हम अगर लेव वाइगोस्की की बात करते हैं, ठीक है, तो लेव वाइगोस्की की थ्योरी जो है गाइस वो क्या कहती है आपकी, लेव वाइगोस्की की थ्योरी जो है वो ये कहती है कि इसमें उन्होंने ये बताया कि बच्चे जो है वो ग्रुप में, कल्चर में, यानी कि अपने कल्चर को समझ के सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करके बहुत ज़्यादा सीखते, ठीक है। बात समझ आई, उन्होंने कॉन्सेप्ट ही SCL दिया, किन तीन चीज़ों की बात की, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की। इसके इर्द गिर्द उनकी पूरी की पूरी जो थ्योरी है, उनका पूरा का पूरा सिद्धांत जो है वो चलता है, ठीक है। अब जब इस तरीके से चल रहा है, तो आगे अगर आप लोगों से पूछा गया कि और क्या कंसेप्ट है लेव वाइगोस्की में, लेव वाइगोस्की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है गाइस। तो ये तीन कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए हमको, एक दिया ZPD, एक दिया उन्होंने स्कैफोल्डिंग, ठीक है, संभावित विकास का क्षेत्र इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्ट, ठीक है, और एक होता है आपका MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। तो इस तरह से तीन मेन उनकी थ्योरी के ये पार्ट है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम ZPD की बात करेंगे। देखिए ZPD वो संभावित क्षेत्र है जहां पे बच्चा
क्या कर सकता है, पहुंच सकता है, मतलब अपने पोटेंशियल को यूज कर सकता है वो चीज सीखने में जब उसकी कोई मदद करता है। तो अधिकतम संभावित क्षेत्र जहां तक बच्चा क्या कर सकता है, सक्सेसफुली उस चीज को सीख सकता है किसी की मदद के द्वारा, तो वो होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट मतलब अधिकतम विकास का क्षेत्र। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो अपने फादर के साथ में साइकिल पे बैठा है। ठीक है, यानी कि साइकिल पे फादर ने उसको बिठा दिया और वो बैठा है। अब वो साइकिल पे बैठा है, वो साइकिल चलाने में कैपेबल है, बट अभी उसके फादर उसको हेल्प नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वो साइकिल नहीं चला पा रहा है। तो साइकिल को चला पाना जो है वो बच्चे का ZPD है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है। लेकिन कब चला पाएगा, जब उसको उसके फादर या कोई और आकर के हेल्प कर देगा। तो उसके फादर ले सपोज उसके फादर रेडी हो गए और उसको पीछे से पकड़ करके साइकिल चलाना सिखा रहे, तो जब फादर उसको सपोर्ट करते हैं तो बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है। तो फादर ने क्या करा, बच्चे को हेल्प की, और ये जो टेम्पररी हेल्प है, इस टेम्पररी हेल्प को कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है, पार्ट क्या है, जो बच्चे को इनडायरेक्टली संकेतों के माध्यम से, क्यू के माध्यम से, या थोड़ा सा हल्का सा सिग्नल के द्वारा जो बच्चे की मदद की जाती है ताकि वो चीज़ों को अच्छे से सीख पाए, उसके ZPD तक पहुंच पाए, उसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और MKO को फुल फॉर्म होता है आपका मोर नॉलेजेबल अदर। क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, तो मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब यहाँ पे MKO एक व्यक्ति होता है जो बच्चे को मदद करता है। तो वो पर्सन जो बच्चे को मदद करता है, यानी कि स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करता है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं गाइज, उसको हम MKO कहते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर। ये आपके टीचर हो सकते हैं, फादर हो सकता है, वो कोई भी पर्सन जो बच्चे को मदद कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो सारे के सारे लोग MKO कहलाते हैं। क्लियर, तो ये हो गया आपका। अब इस आधार पे जो कुछ मैंने आपको समझाया है, अगर उसके आधार पे बात की जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि चिल्ड्रन को सपोर्ट करने के लिए कौन सा एग्जाम्पल है। तो सपोर्ट करना क्या कहलाता है गाइस, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, पाड़ कहलाता है। रिइंफोर्समेंट नहीं आएगा। रिइंफोर्समेंट की बात क्या होती है, रिइंफोर्समेंट व्यवहार को या डिजायर्ड बिहेवियर को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका स्किनर का कॉन्सेप्ट, ये यहाँ पे नहीं आता है। कंडीशनिंग आपकी इवन पैवलोव की होती है, कंडीशनिंग नहीं है। ठीक है, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट नाम की भी यहाँ पे कोई चीज नहीं है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं होगी। होपफुली समझ आ गया होगा। चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। द एप्लीकेशन ऑफ वाइगोस्कीज थ्योरी टू चिल्ड्रंस एजुकेशन। चलिए अब हम आगे बात करेंगे। द एप्लीकेशन ऑफ वाइगोस्कीज थ्योरी टू चिल्ड्रंस एजुकेशन पर्पसेस, यानी कि प्रपोजेस ये बताना है हम लोगों को। देखो अगेन गाइस, किससे क्वेश्चन आया, वाइगोस्की से। वाइगोस्की, पियाजे, कोलबर्ग, गार्डनर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आएंगे, फिक्स है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम। द एप्लीकेशन ऑफ वाइगोस्कीज थ्योरी ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन प्रपोजेस, यानी कि बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोस्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित है। ठीक है, बताइए। कोलैबोरेटिव लर्निंग, ऑपरेंट लर्निंग, रूट लर्निंग, पैसिव लर्निंग। मैंने आप लोगों को बताया था जब कभी वाइगोस्की की बात आएगी तो वो बात करते हैं ग्रुप लर्निंग की, पीयर लर्निंग की, कोलैबोरेटिव लर्निंग की, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग के साथ में मिलकर के सीखने की, पीयर लर्निंग की बात करते हैं। ठीक है, यह बात तो रट ही लीजिएगा आप। कल्चर की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, तो इन सब चीज़ों को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दिए। तो उसके आधार पर अगर देखा जाए तो इसका आंसर जो बनेगा आपका, वो बनेगा कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी कि सहयोगात्मक अधिगम पे वो ध्यान देते हैं, इस पर विशेष जोर देते हैं। ठीक है, ऑपरेंट लर्निंग की बात आपकी स्किनर ने कही है। ठीक है, रूट लर्निंग की बात नहीं की। रूट लर्निंग जो है वो आपका एक नेगेटिव टर्म है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, पैसिव लर्निंग भी नेगेटिव वर्ड है, तो पैसिव लर्निंग भी आपका आंसर यहाँ पे नहीं होगा। डन डन, चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे हम लोग। कोलबर्ग की थ्योरी आ गई। देखिए कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी, मैंने आपको कहा था ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पूछ रहे हैं इन कोलबर्ग
of moral development, the individual strive to maintain the expectations of other rather than focus on the consequences of one's action। यानी कि कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम की बजाय दूसरों की अपेक्षा के अनुसार कार्य करता है। यानी कि अगर हम कोलबर्ग की थ्योरी की बात करें तो उन्होंने कौन सी स्टेज में या कौन से लेवल पर यह बात कही कि बच्चा जो है वो अपने जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके आधार पे नहीं सोचता है, बल्कि दूसरे उससे क्या चाहते हैं उसके आधार पे अपनी बात को अच्छा या बुरा समझता है, अपने काम को अच्छा या बुरा समझता है। ठीक है, अगर आपने कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ी होगी तो कोलबर्ग की थ्योरी में 3 लेवल दिए हैं, 1, 2, 3 और 6 स्टेजेस है। कितने स्टेजेस है? 6 स्टेजेस। चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं उसकी। ठीक है, चलिए तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर देती हूँ गाइस, आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, डोंट वरी, हिंदी वाले में देख लेते हैं, यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, चलिए, है ना, यहाँ पे समझा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो क्या होगा गाइस, सुनिएगा। देखिए, जब हम कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी बात करते हैं तो याद रखिएगा कोलबर्ग ने ये थ्योरी दी थी, उसमें 3 लेवल है और 6 स्टेजेस है। 3 लेवल कौन कौन से होंगे आपके? नंबर 1 कोलबर्ग की थ्योरी का लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी कि पूर्व परंपरागत लेवल। ठीक है, प्री कन्वेंशनल। ठीक है, दूसरा इसमें उन्होंने 2 स्टेजेस दिए, स्टेज 1 और स्टेज 2। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पे अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने नाम दिया इसको कन्वेंशनल, हिंदी में मैं बोल रही हूँ परंपरागत स्तर। ठीक है, इसमें फिर उन्होंने 3rd स्टेज और 4th स्टेज दी है। ठीक है, इसके बाद में 3rd है आपका पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल यानी कि उत्तर परंपरागत। पोस्ट कन्वेंशनल का मतलब क्या हुआ गाइस? उत्तर परंपरागत। ठीक है, तो उत्तर परंपरागत में भी उन्होंने हमको कितने स्टेज दी है? 2 स्टेजेस दी है, 5 और 6। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिलाकर के 6 स्टेजेस है और 3 लेवल दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब हम प्री कन्वेंशनल की बात करते हैं यानी कि पूर्व परंपरागत की बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चा बहुत छोटा होता है। ठीक है, बहुत छोटा होता है, यानी कि अभी उसको पता नहीं अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं है, नैतिकता क्या होती है समझ नहीं आती है। तो पहला लेवल जो है या पहली स्टेज जो है, यहाँ पे बच्चा जो है वो ओबीडियंस या पनिशमेंट के सिद्धांत पे काम करेगा। ओबीडियंस या पनिशमेंट, यानी कि बच्चे को पता है कि उसको अगर सजा से बचना है तो उसको बात माननी है। ठीक है, तो यहाँ पे पनिशमेंट और ओबीडियंस का काम चलता है। बहुत छोटा बच्चा डरता है पनिशमेंट से, तो पनिशमेंट से बचने के लिए वो काम करता है जो कि डिजायर्ड है। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पे बच्चा किस तरह से वर्क करता है आपका, देखिए होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा। जब दूसरा वाला होता है तो यहाँ पे बच्चा क्या करता है? टीट फॉर ट्रैट करता है। ठीक है, यानी कि टीट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। ठीक है, यानी कि अगर आप उसके साथ में अच्छा बिहेवियर करोगे तो बच्चा अच्छा बिहेवियर आप लोगों के साथ करेगा, अगर उसके साथ कोई गलत करेगा तो वो उसके साथ गलत करेगा। तो यहाँ पे बच्चा क्या होता है? जिद्दी होता है। ठीक है, अपने रिवॉर्ड ओरिएंटेड काम करता है, जिस काम से उसको रिवॉर्ड कब मिलेगा, एक ये भी याद रख सकते हैं आप इसको, रिवॉर्ड ओरिएंटेड अप्रोच होती है। यानी कि जिस काम को करने के बाद उसको खुशी मिलेगी, कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, उसके काम की बात होगी तो वो काम को जारी रखेगा। जो काम में उसको मजा नहीं आता है, उसको कुछ नहीं मिल रहा होगा, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, या फिर किसी ने अगर उसके साथ अच्छा किया तो उसके साथ अच्छा करेगा, अगर किसी ने उसके साथ बुरा किया तो उसके साथ वो बुरा करेगा। तो ये होता है। ठीक है, अब अगर हम तीसरी स्टेज पे कन्वेंशनल लेवल पे जाएंगे तो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो आप लोगों को याद रखना है कि कन्वेंशनल लेवल में क्या हो जाएगा गाइज, आप लोगों का याद रखना है यहाँ पे जो 2 स्टेज होती है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है बच्चा, सॉरी लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करेगा, यहाँ पे बात होगी गुड बॉय और गुड गर्ल की। किसकी बात होगी? गुड बॉय और गुड गर्ल की, यानी कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पे बच्चा किस तरह से अगर कोई काम कर रहा है और उसको आसपास वाले लोगों ने अप्रिशिएट कर दिया, वेरी गुड बच्चा, आपने बहुत अच्छा किया, गुड बॉय। ठीक है, या फिर गुड गर्ल, बहुत अच्छा काम किया, तो बच्चा उस काम को फिर क्या करेगा? वापस कंटिन्यू करेगा। और अगर उसको बोल दिया किसी ने बैड बॉय बैड गर्ल, तो उस काम को नहीं करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमको समाज का अप्रूवल चाहिए होता है, आसपास के लोगों का अप्रूवल चाहिए होता है, इसलिए हम अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी नज़र में अगर कोई काम अच्छा है, उसके लिए आपको शाबाशी मिल रही है तो वो कंटिन्यू करेगा बच्चा, और अगर नहीं मिल रही है तो उसको छोड़ देगा। तो बेसिकली ये होता है जब हम समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप जो है वो अच्छे या बुरे की परिभाषा को लेते हैं। यहाँ पर ये होता है आपका कौन सी स्टेज हुई है?
थर्ड स्टेज हुई। और अब फोर्थ स्टेज की बात करें तो यहाँ पे बच्चा लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है। किसकी बात करते हैं गाइज? यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की। यहाँ पे बच्चा पुलिस, कानून व्यवस्था, इन सब के बारे में सीखेगा। यहाँ पे जो लीगल कानून जो होता है उसमें क्या अच्छा बुरा है उसके बारे में समझता है बच्चा। अब लास्ट जो पोस्ट कन्वेंशनल है, यहाँ पे आता है इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है बच्चा यहाँ पे, है ना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल्स राइट, ठीक है। इंडिविजुअल राइट्स की बात होगी, यानी कि इंडिविजुअल राइट यानी कि हर एक के अधिकारों की बात होगी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी, यानी कि यहाँ पे बच्चे को पता चलेगा कि जो समाज में कानून नियम बनाए गए हैं वो तो काम करते हैं, उनको मानना चाहिए। लेकिन अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर किसी इंडिविजुअल के राइट्स को खत्म कर रहा है तो ऐसे लॉज और ऐसे ऑर्डर का हम लोगों को विरोध करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति के अधिकारों के प्रति बच्चा जागरूक होता है, इस लेवल पर उसकी मॉरलिटी डेवलप होती है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लिस्ट यहाँ पे आते हैं यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज बच्चे के अंदर आती है लास्ट स्टेज में। मतलब वो पूरी दुनिया में अच्छी या पूरे ह्यूमैनिटी के हिसाब से अच्छा है बुरे की सोच रखता है। अगर कुछ चीज़ अच्छी है तो सभी के लिए अच्छी है, अगर कोई बुरी है तो सभी के लिए बुरी है, ह्यूमैनिटी के लिए। जैसे कि जिस तरह की सोच प्रमुख लीडर्स की रही है, महात्मा गांधी की रही है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी की रही है। तो ये कुछ लोग थे, इनके मॉरलिटी का लेवल हाईएस्ट था, ठीक है। तो ये वो लोग हैं डन, जो सभी को साथ में लेकर के चलते थे, सबका अच्छा सोचते थे डन। चलिए, होपफुली आपको कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी समझ आई होगी। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में 2 ओबीडियंस और टिट फॉर टेट, या एक और क्या बताया था मैंने आप लोगों को, यहाँ पे बच्चा किस तरह से रिवॉर्ड ओरिएंटेशन होता है बच्चे का। किसी काम को करने में उसको कोई रिवॉर्ड मिलता है तो कंटिन्यू करता है, नहीं मिलता है तो उसको छोड़ देता है। कन्वेंशनल में 2 गुड बॉय और गुड गर्ल, और लॉ एंड ऑर्डर, अच्छे काम के लिए अप्रिशिएशन मिलेगा तो उसको दोबारा से करेगा, नहीं मिलेगा तो छोड़ देगा। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बेसिक कानून की समझ विकसित होती है बच्चे के अंदर। यहाँ पे पोस्ट कन्वेंशनल में इंडिविजुअल राइट्स की बात करेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन तो करेगा, लेकिन अगर वो किसी इंडिविजुअल के अधिकारों का हनन कर रहे होंगे तो उसका विरोध किया जा सकता है, उस लेवल पे मॉरलिटी डेवलप होती है। और लास्ट में यूनिवर्सल लेवल पे मॉरलिटी डेवलप होती है, सबका अच्छा, पूरे ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छा सोचने की, समझने की, सबके अधिकारों की यहाँ पे बात की जाएगी ना। ओके, तो होपफुली समझ आ गई होगी आपको बात। और अगर समझ आ गई हो तो मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि कोलबर्ग की थ्योरी में इंडिविजुअल स्ट्राइव टू मेंटेन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स। देखिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स पे कब बात करता है बच्चा, है ना। यानी कि खुद अच्छा बुरा नहीं समझेगा। अगर लोग उसको बोल रहे कि अच्छा है तो वो अच्छा है तो वो काम करेगा। लोगों की नज़र में अगर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो काम बुरा है या उसको नहीं करना चाहिए तो बच्चा वो काम नहीं करेगा। तो ये कब आता है गाइज? ये आपका आता है कौन से में आ रहा है? पहले तो ये गुड बॉय गुड गर्ल वाले स्टेज है, और कौन सा लेवल है? दूसरा लेवल है कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कौन सा आ जाएगा आपका? थर्ड, परंपरागत चल, ठीक है। होपफुली गाइज आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे हम। इसके आगे की सीरीज में आपको कल नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू रखूंगी, तो आप लोग जुड़े रहिएगा अच्छे से ताकि आपको समझ। प्रोग्रेसिव क्लासरूम का बता देते हैं कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होता है, ठीक है। यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है, ठीक है। प्रोग्रेस नाम से पता चल रहा है प्रगति होना चाहिए। किस काम से प्रगति होगी? एग्जामिनेशन सेंट्रिक होगा? नहीं। अगर परीक्षा केंद्रित होगी तो प्रोग्रेस कैसे होगी? ये तो नहीं होगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक होना चाहिए? पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए? नहीं। किताबों पे ही ध्यान देंगे तो प्रोग्रेस कैसे करेंगे? बाकी चीजें भी जरूरी है। टीचर सेंट्रिक? बिल्कुल नहीं। टीचर को थोड़ी ना सीखना है, बच्चे को सिखाना है ना। तो बच्चे को सिखाना है तो लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए। परीक्षा प्रगतिशील कक्षा विद्यार्थी केंद्रित होती है, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर अप करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। होपफुली आपको आज की क्लास से कुछ समझ आया होगा, कुछ ना कुछ आपको इससे बेनिफिट हुआ होगा। मैंने यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट गाइज। अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। डेफिनेटली अपने आप पे भरोसा रखिए, आपसे ज़रूर होगा, ठीक है। डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, एंशियस नहीं होना है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट बिलीव इन योर हार्ड वर्क, एंड डेफिनेटली वी विल डू इट, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।